इधर आओ। तो हजारों लोगों को जेल में भेज दिया गया। अब इसका वीडियो भी रिकॉर्डेड है, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि सत्याग्रही लोग खड़े हैं और वो लोग मार मार के गिरा रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, हाथ भी नहीं उठा रहे, और वो लोग डंडे से मार मार के गिरा रहे हैं नीचे, और फिर उठा उठा के लेके जा रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है, और उनमें से कई को इलाज भी करवा रहे हैं। इलाज ये लोग कर रहे हैं। अच्छा। ये लोग अपने साथ मेडिसिन वाले भी लोग लेके चलते थे ढेर सारे। अच्छा, तो इन लोगों को कोई पहले नहीं मारा, पीछे वालों को ही मार रहे थे। ये लोग आगे थे, लेकिन जब वहां पे मार वार चल रही थी तो ये लोग बैठे हुए थे, अलग से इलाज कर रहे थे। तो सुनो, अरे तुम देखोगे ना गांधी वाली मूवी तो पता चल जाएगा तुमको। द कंबाइंड स्ट्रगल्स, क्योंकि उसमें काफ़ी सीन्स असली हैं, लोकसभा टीवी पे है वो, और वो चैनल फ्री है। द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो अब देखो, भारतीय लोगों की मेहनत का फल मिला जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, जिसमें प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो प्रोविंसेस थे उनमें इलेक्शंस लोकल वहाँ के लोग लड़ सकते थे, है ना, जिससे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्शन हो सकते थे। 1937 से वो इलेक्शन शुरू हुए। तो 11 में से 7 प्रोविंसेस में, प्रोविंस मतलब स्टेट, जो आज स्टेट है वो पहले प्रोविंसेस थे, तो 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने सरकार बनाई। सितंबर 1939 में, 2 साल बाद, यानी 1937 में 2 साल कांग्रेस के राज के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। समझ रहे हो ना? वो उसका इससे क्या लेना देना है? तुमको मैंने कुछ ही दिन पहले बताया अरे था। वो तो खैर वो है ना, उसमें तो खैर आर्मी वाले लोगों को भेज रहे थे उसमें मरने के लिए। नहीं, इंडियंस को उठा उठा के ले जा रहे, तुमको बताया नहीं था? हाँ, वही तो मैं ही कह रहा हूँ, सेक्रीफाइस करवाने के लिए। उसी में हाँ, तो सेकंड में भी हम इन लोगों को चाहिए क्या? अरे तो सेकंड में ही तो सबसे ज्यादा लेके गए थे। अच्छा, देखो, क्रिटिकल ऑफ हिटलर को नापसंद करने वाले जो कांग्रेस लीडर्स थे वो भी अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन बदले में वो चाहते थे कि भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्रता दे दी जाए। अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया। तो फिर इसीलिए जितने भी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर दिया। जो भी यहाँ पे प्रोविंसेस में सरकारें थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। वीर लखन नायक वॉज हैंग्ड। बाजी मोहम्मद, जो वीर लखन नायक कौन थे? वही तो देखो। अच्छा, नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा 1930 में के जो प्रेसिडेंट थे बाजी मोहम्मद, उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। सुसाइड कर लिए थे कि किसी ने जबरदस्ती करवाया? हैंग्ड। ओह हाँ। ऑन अगस्त 25, 1942 19 people died on the spot in police firing at पपरंडी इन नबरंगपुर। तो उसमें हुआ क्या, नबरंगपुर का मतलब नया, न्यू कलर, नया रंग वाला शहर। तो नबरंगपुर में पपरंडी में पुलिस की फायरिंग की वजह से 19 लोगों की मौत हुई। कई उसके बाद मर गए चोटों की वजह से। 300 लोगों को चोटें आईं और लगभग 1000 को कोरापुट ज़िले में की जेल में डाल दिया गया था। कई को तो उनमें से, मतलब जिनको जेल में डाला गया उनमें से कई को तो गोली मार दिया गया या फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया। वीर लखन नायक को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेजेंडरी ट्राइबल लीडर हु डिफाइड द ब्रिटिश। डिफाइड मतलब विरोध करना। तो अंग्रेजों का विरोध करने वाले एक बहुत बड़े ट्राइबल लीडर को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। नायक, ऐसा बाजी हमें बताते हैं कि नायक फांसी से नहीं डरता था, बस वो उसे दुख सिर्फ इस बात का था कि वो स्वतंत्र भारत को देख नहीं पाएगा, है ना, स्वतंत्रता को देख नहीं, इतना श्योर था कि होगा, उसको एकदम कंफर्म था। तो बाजी मोहम्मद ने क्या किया, बाजी मोहम्मद ने, इधर देखो ना, इधर ध्यान दो। अरे बोलो मोबिलाइज्ड। अरे रुको ना, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो क्या हो गया, डैडी ही सुनेंगे ना। अरे
एडिटिंग तो मुझे करनी है, काटना नहीं तो एडिट मुझे करना ना। है, नहीं एडिट करना है। हाँ वो करना। अपने सुनने के लिए डाल रहे हैं कि कहीं डालेंगे, ऐसा थोड़ी है। हाँ। तो 20,000 लोगों को इकट्ठा किया। दरवाजा से हटाओ मामा। बाजी मोहम्मद ने 20,000 लोगों को इकट्ठा किया इस स्ट्रगल के लिए, एक जगह पे। मोबिलाइज का मतलब यही होता है। तो उन्होंने कई बार सत्याग्रह करवाया, वो कई प्रोटेस्ट में भी हिस्सा इसने लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ, और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट में यही था कि भारत छोड़कर जाओ, अंग्रेजों को कहना है ना। जब और तक वो मान नहीं जाते तब तक। हाँ हाँ, और देखो यहाँ सर्व्ड लॉन्ग जेल टर्म्स, कई बार बहुत लंबे समय तक जेल में भी इसने बिताया। अब देखो क्विट इंडिया एंड लेटर। रुको रुको। कहाँ जा रहे हो? नहीं मैं बंद करने जा रहा था, डैडी आ गए। अब सुनना ध्यान से। अब देखो क्विट इंडिया एंड लेटर। अब आगे उसके बाद भी ना क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद के मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने एक नया मूवमेंट करने की सोची। अब ध्यान से देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, पहले सत्याग्रह मूवमेंट, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और अब ये। अब देखो उन्होंने और वो भी तो अच्छा, हाँ वो नहीं। तो अभी तक जितने मूवमेंट थे वो सरकार को हटाने की बात नहीं करते थे, इम्प्रूवमेंट्स की बात करते थे। लेकिन अभी क्विट इंडिया मूवमेंट सीधे उनको हटाने की बात करता था। और तुम टाइम देखो 1939 के आसपास का टाइम, 1939, अब 1947 करीब है जब भारत आज़ाद होगा, तो देखना। तो उन्होंने नया मूवमेंट किया अंग्रेज़ों के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। अंग्रेज़ों को सीधे अभी तुरंत भारत को छोड़ना चाहिए, ऐसा ही इन्होंने ऑर्डर दिया उनको, है ना। टू द पीपल ही सेड, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। कि अहिंसा के साथ लड़ना होगा, है ना, करो या मरो अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन अहिंसा के साथ, तुम्हें हिंसा नहीं करनी है। ठीक है। गांधी जी और बाकी जो नेता थे उनको एक बार में जेल में डाल दिया गया, फिर ये लोग जेल में चले गए। लेकिन जेल में जाने से पहले ही इनकी बात लोगों तक पहुंच गई और ये आंदोलन फैल गया। इसने सबसे ज़्यादा उन्हें पीजेंट्स यानी मजदूरों को और जवान लोगों को जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी उन्हें अट्रैक्ट किया। अच्छा, जो कम्युनिकेशन सर्विसेज थी, ब्रिटिश कम्युनिकेशन सर्विसेज जो वहाँ से ऑर्डर्स लेती थी, और जितने भी स्टेट अथॉरिटी के ऑफिसर्स थे उन सब पर हमला कर दिया गया। कई जगहों पर तो लोगों ने अपनी खुद की सरकार ही बना ली। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन। पहला रिस्पॉन्स तो ये हुआ था, पहला रिस्पॉन्स तो अंग्रेज़ों ने ये दिया कि बहुत ही गहरा दबाव डाला लोगों पर। 1943 के अंत तक 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और लगभग 1,000 लोगों को पुलिस द्वारा मार दिया गया। कई जगहों पर कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ कि एरोप्लेन से गोलियां चला चला कर लोगों को मारा गया। जो लोग ऐसे उनकी बात सुन के वो ऐसे कर रहे थे, एक्शन ले रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको, या जो लोग अपनी सरकार बना रहे थे उनको। लेकिन इतना कुछ उन्होंने, इतने लोगों को मारा, इतनों को जेल में डाला, उसके बावजूद इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को अपने घुटनों पर ला दिया, ब्रिटिश राज को घुटनों पर ला दिया। अब धीरे धीरे अंग्रेज भी वीक ही होने लगे ना। लेकिन अभी देखो ना, पता चल जाएगा। तो अब इस पे जाने से पहले स्वतंत्रता की ओर और बंटवारा। अब उससे पहले इधर ये देखो, बोस एंड दी INA। तो सुभाष चंद्र बसु, अब बासु को लोग अंग्रेज में बोस लिखते थे, वो उनकी गलती है, उनको हिंदी नहीं आती थी या इंडियन लैंग्वेजेस नहीं आती थी। तो खैर, अ रेडिकल नेशनलिस्ट विथ सोशलिस्ट लर्निंग्स, बासु डिड नॉट शेयर गांधीजी's ideal of अहिंसा, though he respected him as the father of the nation। अरे जल्दी करो भाई, ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं, ऐसी लाउडनेस में मैं पढ़ लेता हूँ।
जल्दी आओ। तो सुभाष गांधी जी का सम्मान राष्ट्रपिता के रूप में करते तो थे, लेकिन जो गांधी जी का अहिंसा वाला आइडियल था उसमें विश्वास नहीं रखते थे। 1941 की जनवरी में वो चुपके से अपने कोलकाता का घर छोड़ दिया और सिंगापुर चले गए जर्मनी से होते हुए, और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी की खोज की ताकि ये भारत को अंग्रेज राज से मुक्त करा सकें। 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल और कोहिमा से भारत पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि भारत पर तो अंग्रेज़ों का कब्जा था। इम्फाल और कोहिमा कहाँ हैं? नॉर्थ ईस्ट में, समझ रहे हो ना। कब्जा करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए, तो इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया और ट्राई किया गया, यानी उनके खिलाफ कोर्ट में केसेस चला दिए गए। और भारत भर के लोग अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग सब ने इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स के खिलाफ हुए जाने वाले कोर्ट ट्रायल्स के खिलाफ का विरोध किया। ठीक है, अब स्वतंत्रता की ओर और विभाजन। हाँ, तो 1940 के ही दौरान, यानी 1940 के ही दौरान जब ये पार्ट जब चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था 1 साल पहले, 1940 के ही दौरान जो मुस्लिम लीग था वो एक अलग ही चीज़ में लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट, ये भारत है, नॉर्थ वेस्ट इधर का रीजन और ईस्ट इधर का रीजन, इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया जाए मुस्लिम्स, यानी उस मुसलमानों के लिए। हालांकि इसने पार्टीशन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुसलमानों द्वारा ऑटोनॉमस राज्यों की मांग क्यों की सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो भी पता चल जाएगा। देखो 1930 के दशक के लेट समय के साथ ही मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को हिंदुओं से एक अलग देश के रूप में देखना शुरू कर दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि भारत में बहुत तरह के लोग रहते थे, मुसलमान भी उनमें से एक थे, हिंदू भी उनमें से एक थे। तो ये मुसलमानों को एक अलग देश के रूप में देखने लगे। और ये नोशन कैसे इनके मन में आया? ऐसे आया कि 1920वें दशक और 30 के दशक के बीच में जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में टेंशन पैदा हुआ, और उस टेंशन की जो हिस्ट्री रही उससे ऐसी सोच उनके मन में पनप गई। अच्छा, मोर इम्पॉर्टेंटली, द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 seem to have convinced the league that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure। 1947 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए उनसे मुस्लिम लीग कन्विंस हो चुकी थी कि मुसलमान एक माइनॉरिटी हैं और हमेशा उनका फैसला दूसरा फैसला माना जाएगा, ऐसा इनको लगा। ठीक है, तो उसे डर ये था कि एक समय ऐसा आएगा जब मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया ही नहीं जाएगा। और यूपी, उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को प्रपोजल दिया कि हम लोग साथ में सरकार बनाते हैं, और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। होता नहीं, गठबंधन नहीं माना। तो ये बात इसको ख़राब लग गई, अनॉयड द लीग। तो कांग्रेस की हार जो हुई मुसलमानों को 30 के दशक में साथ लाने की जो हार हुई, मतलब मुसलमानों को नहीं ला पाए वो लोग साथ में, उससे हुआ ये कि मुस्लिम लीग को अपना सोशल सपोर्ट बढ़ाने का मौका मिल गया। समझ रहे हो ना। उसने 1940 की शुरुआत में अपना सपोर्ट बढ़ाया, जबकि ज़्यादातर कांग्रेस के लीडर जेल में थे। तो 1940 के टाइम उन्होंने अपना सपोर्ट बहुत बढ़ा दिया। 1945 के युद्ध के अंत में ब्रिटिश राज ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अपने बीच में चर्चा शुरू कर दी भारत की आज़ादी के बारे में। बातें फेल इसीलिए हो गई
क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो इंडियन मुस्लिम्स का अब खुद को इंडियन मुस्लिम्स का एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव समझती थी। कांग्रेस को ये बात सच नहीं लगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, समझ रहे हो ना। तो 1946 में दोबारा इलेक्शंस हुए प्रोविंसेस के, तो जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें कांग्रेस ने अच्छा किया, लेकिन जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स थी वहाँ पर मुस्लिम लीग ने काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की, और फिर पाकिस्तान की डिमांड से वो अडिग रही। 1946 के मार्च में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक 3 मेंबर्स का मिशन भेजा दिल्ली में, जो कि इस डिमांड को एग्जामिन करेगा और स्वतंत्र भारत के लिए एक बढ़िया पॉलिटिकल फ्रेमवर्क सजेस्ट करेगा। तो इस मिशन ने ये सजेस्ट किया कि भारत को यूनाइटेड रखना चाहिए और एक लूज कन्फेडरेशन के रूप में, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ जहाँ है वहाँ उन एरियाज़ को ऑटोनॉमस कर दिया जाए, यानी मुसलमानों के हाथ में दे दिया जाए। लेकिन ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इस बात पर सहमत नहीं कर पाया, तो इसीलिए अब पार्टीशन को रोकना असंभव हो गया, अब बंटवारा करना असंभव हो गया। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो जगह थी जहाँ कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं थी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या। तो कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद मुस्लिम लीग ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा पाकिस्तान की डिमांड में। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में अनाउंस कर दिया। इस दिन कोलकाता में बहुत सारे कोलकाता जो है वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत आंदोलन हुए और कई दिनों तक चले, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हुई। और मार्च 1947 के समय तक उत्तरी भारत में ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा फैल चुके थे। तो मैनी 100,000 यानी कि कई लाख लोगों की मौत हुई और कई औरतों को ऐसे अत्याचार सहने पड़े जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती है, और लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। Torn asunder from their homelands, they were reduced to being refugees in alien lands. अपनी जड़ों से हटाकर लोगों को ऐसी जगहों पर जाना पड़ा जहाँ जो उनके लिए विदेश जैसा था। बंटवारे ने ऐसा भी किया, बंटवारे का मतलब ये भी था कि भारत बदल गया, इसके कई शहर बदल गए और एक नया देश पाकिस्तान पैदा हो गया। इसीलिए भारत की स्वतंत्रता, हमारे देश की स्वतंत्रता, अंग्रेज़ों से हमारी स्वतंत्रता का सुख बंटवारे के दर्द और हिंसा के दुख के साथ आया। बस यही हो गया, यही चैप्टर का अंत हो गया। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाली लाइन नहीं समझ आई है, फिर से बताओ क्या। द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल केम मिक्स्ड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। यानी कि जितना हम लोग खुश थे स्वतंत्रता से, उतना ही हम दुखी भी थे बंटवारे की वजह से मिले दर्द और हिंसा की वजह से। समझ रहे हो ना लोग। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, शायद अगले चैप्टर में होगा कि कैसे लोगों को घर छोड़ कर जाना पड़ा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हाँ, तो ये तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, हज़ारों किलोमीटर तक जाना पड़ा, ट्रेन में घुस के, दंगे हुए, बहुत लोग मरे। अब यहाँ पे देखो, नेशनलिज्म इन अफ्रीका, द केस ऑफ गाना। अब यहाँ पे घाना के बारे में दिया है। The late 19th and early 20th centuries witnessed the rise of nationalism in many Afro-Asian countries. अफ्रीका और एशिया के देशों में नेशनलिज्म की भावना जागती हुई दिखी लेट 19वीं और अर्ली 20वीं सदियों में। अच्छा, in many of these nationalism arose as a part of anti-colonial struggles for independence. Nationalism का मतलब क्या होता है? एक देश की भावना। उससे पहले यहाँ पे राजा रानी लोग राज करते थे, तो इसलिए एक देश नहीं था, एक देश की भावना कभी थी ही नहीं। लेकिन जब अंग्रेज़ों का राज पड़ा या फिर कॉलोनीज़ पड़ी, फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेज़ों की कॉलोनीज़, तो फिर उनके खिलाफ लड़ते समय इनके बीच में नेशनलिज्म की भावना जागी। अफ्रीका में डिक्टोरियल रूल था, समझ रहे हो ना। जैसे इंडिया में मोनार्कियल रूल था और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल था, वैसे वहाँ पे डिक्टोरियल था। अफ्रीका में जब अंग्रेज़ों ने राज किया तो डिक्टेटर का वाला राज चला।
तो जो चीफ थे, जैसे मैंने क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका का कोई चीफ बना दिया, तो सिर्फ उस चीफ को ही हक था विदेशी सरकार के बिहाफ पे के नाम पर राज करने का। Alternately, laws affecting Africans were created in all white legislatures. जो अफ्रीकियों को अफेक्ट करने वाले नियम थे वो सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के लेजिस्लेचर्स में बनाए जाते थे। समझ रहे हो ना? जबकि अफेक्ट बनाती डिसीजन ये लोग लेते थे, लेकिन अफेक्ट सब होते थे। Africans had no decision making powers or representation, not until after the Second World War at least. The forcible takeover of land from local owners or users, increased taxation and poor working conditions led to many African protests. ज़बरदस्ती ज़मीन का छीन लिया जाना, टैक्स बढ़ा दिया जाना और उनके काम करने के लिए बुरे कंडीशंस रखना कई आंदोलनों को जन्म देता है। 1957 घाना known until then as the Gold Coast क्यों? क्योंकि वहां से सोना मिलता था अंग्रेजों को बहुत सारा। became the first sub-Saharan African country to gain independence. 1957 में, भारत के 10 साल बाद, घाना पहला देश था अफ्रीका का, सब सहारन यानी सहारा वाले एरिया में का पहला देश था जिसे स्वतंत्रता मिली। द फ्रीडम मूवमेंट वॉज लेड बाई क्वामे नक्रुमा। इनका नाम क्वामे नक्रुमा था। उनकी पार्टी थी जिसका नाम था कन्वेंशन पीपल्स पार्टी। थ्रू स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स एंड मास रैलीज, बड़ी बड़ी रैलीज और हड़ताल और बहिष्कारों से। In 1951 this party won a huge electoral victory. 1951 में बहुत बड़ी जीत मिली इन्हें इलेक्शन में। अच्छा, it opposed the existing system in which the British ruler had allowed the chiefs to nominate representatives to the legislature. तो इन्होंने उस सिस्टम का विरोध किया जहाँ पर जो चीफ होता था उसको हक था लेजिस्लेचर के रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करने का। उन्होंने ब्रिटिश राज पर दबाव डाला कि एक ऐसा लेजिस्लेचर बनाया जाए जहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड या स्पेशल मेंबर ना हो, और ये डिमांड अंग्रेज़ों को माननी पड़ी 1954 में। इलेक्शंस टू द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हेल्ड इन 1956। 1956 में इस नए लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस रखे गए। द कन्वेंशन पीपल्स पार्टी वन दीज, ये जीत गई, इसलिए इन इलेक्शंस को जीत गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो देश आज़ाद हो गया घाना नाम से। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया, आप तुम समझ गए। बाकी तुम ये सारे के सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बैठ के। हाँ।